हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर अपन ने देख लिया समंक क्या है और समंकों का संग्रहण कैसे करते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था कि क्या समंक है और समंकों को यदि अपन को अध्ययन करना है, यदि हमें किसी समस्या का समाधान ढूंढना है, उसके लिए अपन को आंकड़े, डेटा या समंक चाहिए। और अपन ने देखा कि समंकों का संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है, तो उसके संग्रहण की 5 विधियां अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देख ली। आज अपना 3rd लेसन स्टार्ट करेंगे और 3rd लेसन का नाम है आंकड़ों का संगठन। तो जब अपन ने आंकड़ों को संग्रहित कर लिया है, अब आवश्यकता है उसको आगे प्रोसेस में लाया जाए। तो संग्रहित जो आंकड़े हैं वो शुद्ध तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, अपरिष्कृत है। तो जो अपरिष्कृत आंकड़े हैं उन्हें व्यवस्थित करना, उन्हें परिष्कृत करना ही आंकड़ों का संगठन या आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। तो आज के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि जो अपन ने आंकड़े संग्रहित किए हैं उन्हें किस प्रकार आगे व्यवस्थित या वर्गीकृत किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। अपरिष्कृत या अव्यवस्थित आंकड़ों को परिष्कृत या व्यवस्थित करना ही आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। आंकड़ों को उनकी प्रकृति, गुणों, लक्षणों, आयु, लिंग आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर जो 5 विधियां पढ़ी है, उन 5 विधियां यानी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्थानीय स्रोतों के द्वारा प्रश्नावली बनाकर और प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, इन 5 विधियों के द्वारा अपने आंकड़े तो एकत्रित कर लिए, लेकिन ये आंकड़े व्यवस्थित नहीं है। जैसे आप बात करते हो जनगणना के आंकड़ों की, जब प्रगणक जनगणना के लिए घर घर जाता है तो वहाँ के वो प्रत्येक व्यक्ति की सभी तरह की जानकारी लेते हैं, उनकी आयु, उनका लिंग, उनकी शिक्षा और सब। जब उनको इसी तरह प्रत्येक प्रगणक इस तरह के आंकड़े ले आए, लेकिन अब उन आंकड़ों को यदि हमको आगे अध्ययन करना है तो इस तरह थोड़ी ना कर पाएंगे, ये तो अपरिष्कृत है, अव्यवस्थित है। तो उनको आगे अध्ययन के लिए उनको फिर अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। जैसे 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे, 5 से 10, 10 से 15, या फिर मेल फीमेल, या फिर ग्रामीण शहरी, और या फिर आयु के आधार पर या उनकी आय के आधार पर या जाति के आधार पर ST SC OBC। तो इस प्रकार जो आंकड़े अपन ने संग्रहित किए वो अव्यवस्थित और अपरिष्कृत है, उन्हें व्यवस्थित और परिष्कृत करना ही आंकड़ों का संगठन या आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। अब जैसे कि अपन बात कर रहे हैं आंकड़ों का अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, तो आखिर वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की बात करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन। हमने जैसे सारे आंकड़े एकत्रित कर लिए, लेकिन हम उसका आगे अध्ययन कैसे करेंगे, तो उनके कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए कि देश के अंदर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कितने, 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे कितने, यदि हमें ये तुलना करनी है, मेल फीमेल की तुलना करनी है, लिंगानुपात निकालना है, साक्षरता का अनुपात निकालना है, आय निकालनी है, ग्रामीण शहरी अनुपात निकालना है, अर्थात हमें कंपैरिजन करना है, उसके लिए आंकड़ों का वर्गीकरण आवश्यक है। दूसरा, उसको संक्षिप्त, सरल और बोधगम्य बनाने के लिए, जब हमने आंकड़े एकत्रित किए उसको तो विशाल है, अब उसको समराइज करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए भी आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण से संक्षिप्तीकरण होता है, आंकड़े सरल हो जाते हैं प्लस बोधगम्य हो जाते हैं। बोधगम्य होना मीन्स ईजी टू लर्न, हम आसानी से उनको याद कर सकते, समझ सकते हैं। तो आंकड़ों को संक्षिप्त, सरल, बोधगम्य अर्थात याद करने में सुविधाजनक बनाने के लिए। समानता असमानता को स्पष्ट करने के लिए, किन किन में क्या क्या समानता है। जैसे अपन ने आंकड़े तो ले आए, फिर अपन ने क्या करा, उनको ग्रामीण और शहरी 2 तरह भागों में बांट दिया। अब ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के आंकड़ों में कुछ समानताएं होगी, कुछ असमानताएं होगी। तो समानता और असमानता को बताने के लिए भी हमें आंकड़ों को वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। अब यदि अपन आगे बात करते हैं सारणीय आधार के लिए, तो जो अपन सांख्यिकी विधियों का जो अपन पढ़ रहे हैं विधियाँ, उसका जो तीसरा चरण अभी आएगा सारणीयन। तो सारणी में अपन आंकड़ों को बांटेंगे, इस तरह से आंकड़ों को सारणी में बांटेंगे। जैसे कि तो एक कक्षा की बात करते हैं कि गणित का टेस्ट हुआ है, उसके अंदर 2 अंक किसके आए, 4 अंक किसके आए, 6 अंक किसके आए, और 2 अंक
में 4 बच्चे हैं, 4 अंक वाले 6 बच्चे, इस प्रकार यदि सारणी में बांटना है तो उसके लिए हमें उनको पहले वर्गीकरण करना आवश्यक होगा। तो आंक सारणी के आधार के लिए, गणना को आसान बनाने के लिए और विविधता में एकता के लिए अपने जो आंकड़े एकत्रित किए वो अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के, उन सबको एक रूपता देने के लिए, सजातीय रूप देने के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण आवश्यक होता है। तो ये 6 पॉइंट तो हो गए आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य। अब बच्चों बात आगे आती है आदर्श वर्गीकरण। यानी वर्गीकरण तो अपन कर रहे हैं लेकिन उसको बहुत अच्छा कैसे बनाया जाए, आदर्श कैसे बनाया जाए। तो आदर्श वर्गीकरण के लिए क्या करते हैं कि उसमें, उस वर्गीकरण में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए। आंकड़े स्पष्ट हो, आंकड़े बोधगम्य हो, स्थिर हो, लोचशील हो और सजातीय व समान हो, उद्देश्यपरक हो और गणितीय रूप से शुद्ध हो। बात समझिएगा, आंकड़े कैसे हो, स्पष्ट हो। अपन ने जो आंकड़े एकत्रित किए वो स्पष्ट हो, अर्थात कि ऐसा नहीं है कि आयु के, लिंग के, ग्रामीण शहरी के सब मिक्स अपन ने कर रखे और जो निश्चित भी नहीं है तो आंकड़े हमेशा निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए। बोधगम्य हो, ऐसे आंकड़े हो जो हमको याद करने में सुविधाजनक हो। लोचशील हो, मीन्स यदि समय परिस्थिति के अनुसार यदि उनमें हमको किसी और रूप में चेंज करना हो सकते हो। सजातीय हो, अर्थात आंकड़े जाति के अंदर जाति के ही आंकड़े हो, लिंग में लिंग के ही आंकड़े हो, आयु में आयु के ही आंकड़े हो, उद्देश्यपरक हो। हम जब आंकड़े एकत्रित करने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, ऐसा नहीं कि उद्देश्य तो हमें क्या था कि हमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए हमें किस तरह के आंकड़े चाहिए, लोगों की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े चाहिए। तो जब हम राष्ट्रीय आय की अगर जो अपन अनुसंधान कर रहे हैं तो हमें उस वक्त प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े एकत्रित करने होंगे। यदि हम लिंगानुपात के का अनुसंधान कर रहे हैं तो उस वक्त हमें मेल फीमेल के आंकड़ों की आवश्यकता होगी। यदि हम मृत्यु दर का आकलन कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि जन्म के तुरंत बाद शिशु मृत्यु दर के आंकड़े क्या हैं, 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के मृत्यु के आंकड़े क्या हैं। तो हमें हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा अनुसंधान क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा, हम किस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करेंगे। और ये आंकड़े गणितीय रूप से भी शुद्ध होने चाहिए, भ्रामक या गलत न हो। अब आगे बात करते हैं वर्गीकरण के प्रकार। हम आंकड़ों को किस किस प्रकार से बांट सकते हैं। अभी हमने बात करी थी कि आंकड़ों को प्रकृति, गुणों, लक्षणों, आयु, लिंग आदि के आधार पर बांट सकते हैं। तो इसी को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि वर्गीकरण के प्रकार क्या हैं। तो वर्गीकरण के यहाँ पर अपने 4 प्रकार लिखे: मात्रात्मक वर्गीकरण, स्थानीय वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और कालानुक्रमिक वर्गीकरण। मात्रात्मक, हम आंकड़ों को जब हमको यदि जो हमारा अनुसंधान है वो क्वांटिटी को लेकर है, मात्रा को लेकर है, तो इसके ऊपर मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे हमें पता करना है, उत्पादन की बात करनी है, गेहूं के उत्पादन संबंधी आंकड़े हैं, तो इधर लिख दिया गेहूं कौन कौन सी क्वालिटी का गेहूं है और एक खेत के अंदर बात कर रहे हैं या एक एरिया के अंदर बात कर रहे हैं या एक गांव के अंदर गेहूं के उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो इधर ग्रामीणों के नाम लिख दिए और उसके सामने अपन ने लिख दिया कि अमुक ग्रामीण के कितना गेहूं का उत्पादन हुआ है, इसके 50 क्विंटल, इसके 100 क्विंटल। तो ये कहलाते हैं मात्रात्मक आंकड़े। स्थानीय आंकड़े, जब आंकड़ों को भौगोलिक आधार के ऊपर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे जमीन पर रहने वालों की संख्या, आकाश में उड़ने वालों की संख्या, पानी में रहने वाले जीवों की संख्या, इस तरह यदि हमको उनके भौगोलिक आधार पर, या हमें एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज के बांसवाड़ा जिले के अंदर लिंगानुपात क्या है, डूंगरपुर जिले में लिंगानुपात क्या है, तो यदि हम स्थानिक या भौगोलिक आधार के ऊपर अपन आंकड़ों को अनुसंधान कर रहे हैं तो उसको स्थानीय वर्गीकरण कहेंगे। गुणात्मक वर्गीकरण, गुणों को लेकर के, है ना, कि जैसे अपन को कोई किसी तरह के गुण की बात करनी है, कलर की बात करनी है, रंगों की बात करनी है। जैसे अपन को फ्लावर्स अपन ने कलेक्ट किए तो डार्क रेड कौन सा है, पिंक कौन से, वाइट कौन से, इस प्रकार अपन ने किसी के गुण को लेकर के हमने अगर जो आंकड़ों का वर्गीकृत किया है, लाल, हरा, पीला, नीला, तो इस प्रकार का वर्गीकरण, या फिर सुंदरता को लेकर के या अवगुणों या दोषों को लेकर के, अर्थात हमको ये गुणों के अंदर आंकड़े निकालने, गुणों का अनुसंधान करना है, तो इसको गुणात्मक आंकड़े कहते हैं। और कालानुक्रमिक, जो समय के आधार के ऊपर हुआ कि 2009 में ये आंकड़े थे, 2010 में, 2012 में, तो समयानुसार जिन आंकड़ों का आधार समय होता है उसे कालानुक्रमिक आंकड़े
कहते हैं। तो ये हो गए वर्गीकरण के 4 प्रकार। आगे अपन देखते हैं चर, मूल्य या वेरिएबल्स। तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी समंकों का खेल है, सांख्यिकी आंकड़ों का खेल है। आंकड़े मतलब मूल्य, डेटा, चर। तो हमारा जो सांख्यिकी का आधार है तो आंकड़े हैं। सांख्यिकी की इकाई, सांख्यिकी की विषय वस्तु क्या है? आंकड़े। तो यही आंकड़े चर कहलाते हैं। अर्थात अपन ने जो भी जानकारी एकत्रित की है उन्हें अपन आंकड़े कहते हैं, और इन जानकारियों का जो संख्यात्मक मान है वही चर कहलाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के बच्चों के प्रथम टेस्ट के अंक। तो प्रथम टेस्ट के जो अंक है वही तो चर हैं, वही वेरिएबल्स कहलाते हैं। उन्हीं को अपन समंक या आंकड़े कहते हैं, या जानकारियों का संख्यात्मक माप। तो अपन बात करेंगे चर, मूल्य, अर्थात जो सांख्यिकी विश्लेषण का जो आधार है वो चर है, मूल्य है, या इनको कह लो जानकारियों का संख्यात्मक मान। अब ये जानकारियों का जो संख्यात्मक मान है या चर है वो 2 प्रकार के होते हैं, खंडित या विभक्त चर और अखंडित और या अनिश्चित चर। नाम से क्लियर है, खंडित जो बटे हुए हैं, खंडों में बटे हुए हैं, विभक्त हैं जिनके मध्य स्पेस है उन्हें खंडित चर कहते हैं। जैसे अपन बात करें कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र में प्रथम टेस्ट के अंक ये कहलाएंगे खंडित श्रेणी के अंदर। अपन इसको बांटेंगे कैसे? जैसे कि 10 नंबर का टेस्ट था, किसी बच्चे के 2 नंबर आए, किसी के 4 आए, किसी के 5 आए और किसी के 7 आए। 2 अंक आए 8 बच्चों के, 4 अंक आए 9 बच्चों के, 5 अंक आए 15 के और 7 अंक आए 16 के। तो ये जो गणित अर्थशास्त्र के प्रथम टेस्ट के जो अंक है वो खंडित या विभक्त चर है। क्यों? क्योंकि इसमें मध्य में स्पेस है। जैसे 2, 4, 6, 8, 2 अपने आप में स्वतंत्र है, 4 अपने आप में स्वतंत्र है, 8 इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो वे चर जो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं होता है, जिनके मध्य में अंतराल या स्पेस होता है उसे खंडित चर कहते हैं। और जैसे कि तो क्रिकेट में रनों की संख्या, जैसे आपने क्रिकेट का मैच हुआ है तो उसमें इस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? 15 रन बनाए, उसने 50 बनाए, उसने 100 रन बनाए। तो इधर खिलाड़ियों के नाम लिख दीजिए और उसके सामने x आ जाएगा, यानी चर आ जाएंगे उनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो या परिवार के अंदर सबकी आयु अपने आप में अलग है, एक 5 वर्ष का बच्चा है, 15 वर्ष का है, एक 30 वर्ष की महिला है, 40 वर्ष का पुरुष है। तो ये सब कुछ कहलाते खंडित चर, जिनको विभक्त चर कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं और इनको पूर्णांक में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन यदि अपन बात करते हैं अखंडित चर, तो अखंडित चर क्या होते हैं? कंटिन्यूटी बनी रहती है इसके अंदर, इसमें बीच में विभाजन नहीं होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्हें पूर्णांक और भिन्नात्मक दोनों के अंदर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे, 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे। अब जब हम बात करते हैं 0 से 5 वर्ष की आयु के 4 बच्चे, तो इसमें निश्चित नहीं है कि जो 4 बच्चे हैं उनकी आयु 0 वर्ष है, 1 वर्ष है, 2, 3, 4 या 5। ये जो 4 बच्चे हैं उनकी आयु 0 से 5 वर्ष में कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे आंकड़े कहलाते हैं अखंडित, क्योंकि इसमें मूल्य निश्चित नहीं होते हैं। इनको वर्ग में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ये 0 से 5 के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी मूल्य हो सकता है, और इन्हें पूर्णांक और भिन्नात्मक रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये चर हो गए, चर जो कि हमारे सांख्यिकी का आधार है, सांख्यिकी का विषय वस्तु है। सारी सांख्यिकी चरों पर ही डिपेंड है। चर मतलब जानकारियों का संख्यात्मक मान, जिसको मूल्य भी कहते हैं। खंडित अखंडित दोनों मैंने बता दिए। जब हमारा अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है, हमारे आंकड़ों की संख्या कम होती है, तब हम खंडित विधि यूज़ करते हैं। जैसे लगभग अर्थशास्त्र की कक्षा है और यदि 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों के प्रथम टेस्ट के अंकों को हम खंडित श्रेणी के अंदर बता सकते हैं। लेकिन यदि हमें 100 बच्चों की क्लास है या 200 बच्चों की क्लास है, तो 200 बच्चों की क्लास के यदि गणित के अंक हमको बताने, अर्थशास्त्र के अंक बताने, तो उसके लिए खंडित चर से अच्छा ज़्यादा रहेगा अखंडित चर। अर्थात 0 से 5 अंक कितने विद्यार्थियों के आए, 5 से 10 अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है, आंकड़ों की संख्या ज़्यादा होती है, ऐसे के अंदर हमारा जो अखंडित चर ज़्यादा उपयोगी होते हैं। लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व है। तो इस प्रकार बच्चों अपना आज 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया। इसका पहला पार्ट अपने देख लिया और चैप्टर का नाम था आंकड़ों का
संगठन अर्थात आंकड़ों का वर्गीकरण। आपने देखा वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है, आदर्श वर्गीकरण के क्या गुण होने चाहिए, क्या कैरेक्टर है, साथ में अपने देखा वर्गीकरण के प्रकार और फिर अपने देख लिया चर, खंडित और अखंडित चर। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।